हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम हुआ था हमारा 26 अगस्त 2023 को। तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 के 40 क्वेश्चन हम और करेंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, यानी कि 41 क्वेश्चन होगा। हम अपने 40 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमारा कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जो कपास के बीज होते हैं रेशे में लिपटे हुए होते हैं, तो अगर हम रेशों को बीज से अलग करेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्काउरिंग, सेकेंड ऑप्शन है गिनिंग, ये गिनिंग हो जाएगा, क्या होगा, गिनिंग। थर्ड ऑप्शन है रेटिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा गिनिंग। क्या हो जाएगा, गिनिंग। यानी कि कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम गिनिंग के नाम से जानते हैं। और जो स्काउरिंग दे रखा है ना, ये स्काउरिंग होता है हमारा वूल पर, ठीक है, और गिनिंग होती है हमारी कॉटन पर। और रेटिंग जो प्रक्रिया होती है, रेटिंग होता है हमारा लिनन पर। रेटिंग का मतलब होता है यानी कि गलाना, तो ये प्रोसेस होता है लिनन के ऊपर। क्लियर है आपका क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इलास्टोमेरिक रेशे का एग्जाम्पल कौन सा है दिए हुए ऑप्शन में से। ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंडिक्स, सेकेंड ऑप्शन है एक्रिलिक, थर्ड ऑप्शन है लिनन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि स्पेंडिक्स। तो इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, स्पेंडिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशा है। आपको ये बताना है कि इनमें से प्रोटीन रेशा कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विस्कोस, सेकंड ऑप्शन है ऑजलॉन, थर्ड ऑप्शन है रबर, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऑजलोन। तो ऑजलोन जो रेशा होता है ना, वो हमारा प्रोटीन से निर्मित रेशा होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है बच्चों के कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी, सेकंड ऑप्शन है आराम, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्वयं सहायता, यानी कि सेल्फ हेल्प, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आराम। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके लिए अगर हम वस्त्र का चुनाव करते हैं तो उनमें उनमें हम विशेषता देखते हैं आराम, यानी कि कपड़ों में आराम होने चाहिए। और सुरक्षा या स्वयं सहायता, ये हम जब ओल्ड एज पर्सन के लिए वस्त्र खरीदते हैं ना, तो हम उसमें क्वालिटी देखते हैं कि इसमें सेफ्टी भी हो और सेल्फ हेल्प भी हो, जिससे क्या हो, जिससे बुजुर्ग लोग अपने वस्त्रों को आराम से पहन सकें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में, यानी कि आराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कुछ अलग बनाना, सेकंड ऑप्शन है कुछ कार्यात्मक बनाना, थर्ड ऑप्शन है कुछ आकर्षक बनाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग होता है ना, इंटीरियर डिजाइनर को कुछ अलग भी बनाना होता है, कुछ कार्यात्मक भी बनाना होता है, और कुछ आकर्षक भी बनाना होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जहां नहीं दिया हो ना, वो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, सेकेंड ऑप्शन है वॉस डेफरेंस, थर्ड ऑप्शन है अंडकोश की थैली, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। तो जो गर्भाशय ग्रीवा होता है वो स्त्री प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है। किसका, स्त्री प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है।
ना कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गर्भाशय ग्रीवा को ही सर्विक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आरडीए का विस्तारित रूप है, यानी कि आपको आरडीए की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, सेकंड ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी एडिक्वेसी, थर्ड ऑप्शन है रीजनल डाइटरी अलाउंस, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये क्या होता है? ये हमारा आरडीए की फुल फॉर्म होती है। और मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो कि बिहार आयोग ने सही माने हुए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल की वाले राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस, सेकंड ऑप्शन है टीकाकरण, थर्ड ऑप्शन है हमारा खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी कि फोर्टिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि खाद्य सुदृढ़ीकरण फोर्टिफिकेशन। तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक खाद्य आधारित रणनीति कौन सी है? फोर्टिफिकेशन है। क्योंकि विटामिन ए जो प्रोफिलैक्सिस दिया गया है ना, ये एक प्रोग्राम है, और टीकाकरण भी क्या है? प्रोग्राम है। तो ये दोनों तो हमारे प्रोग्राम हो गए। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी है फोर्टिफिकेशन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मैरास्मस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन, क्वाशियोर्कर से पीड़ित होते हैं? आपको ये बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उससे बच्चे क्या किस रोग से पीड़ित होते हैं? मैरास्मस से, कम वजन से यानी कि वेट लॉस से, बौनेपन से, दुबलेपन से, और क्वाशियोर्कर से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पोषक तत्वों की ऐसी कौन सी कमी होती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। क्या हो जाएगा हमारा? तो मैरास्मस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन और क्वाशियोर्कर, ये किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की वजह से। और ये वही आंसर है जो कि आपके बिहार आयोग ने सही माने हैं, जो कि फाइनल आंसर की में आपके सही आंसर बताए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? आपको ये बताना है कि इसमें से प्रेगनेंसी का कौन सा लक्षण है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है मासिक धर्म का बंद होना, सेकंड ऑप्शन है प्रातःकाल जी घबराना, थर्ड ऑप्शन है बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि प्रेगनेंसी जो स्टेज होती है ना, उसमें मासिक धर्म बंद हो जाता है 9 मंथ के लिए, और प्रातःकाल जी भी घबराता है, और बार बार यूरिन के लिए भी जाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है गर्भवती माँ को गर्भवती माँ यानी कि प्रेग्नेंट माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त अस्पताल एवं उपयुक्त डॉक्टर सुनिश्चित करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है अस्पताल ले जाने वाले सामान की तैयारी रखनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है बच्चे के लिए कपड़े एवं खिलौने खरीदने चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए उपयुक्त अस्पताल एवं उपयुक्त डॉक्टर को भी सुनिश्चित करना चाहिए, और अस्पताल ले जाने वाले सामान की भी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए, और बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने भी खरीद लेने चाहिए। क्या? स्पेशली कपड़े बच्चे के लिए जरूर खरीद लेने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पीएच को कम करना, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन की उपलब्धता को नियंत्रित करना, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन को दूर करना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग हम क्या करते हैं? पीएच मान को कम करने के लिए करते हैं। क्या?
पीएच मान को कम करने के लिए करते हैं। आप लोग देखा होगा कि अचार में क्या डाला जाता है, अचार में मसाले और सिरके का प्रयोग किया जाता है। जो सिरका होता है ना, सिरका एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सिरका अचार को खराब नहीं होने देता है, तो क्या कर देता है, वो पीएच को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है। यहाँ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको ध्यान देना है। क्या पूछा है, कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है वजन कम होना, सेकंड ऑप्शन है पतलापन, थर्ड ऑप्शन है गलकंड, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से वजन भी कम होता है, पतलापन होता है, पर गलकंड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलकंड को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। किस नाम से जानते हैं हम इसको, ग्वाइटर नाम से जानते हैं। और ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। कई बार एग्जाम में आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, खास संक्रमण का अर्थ है। आपको ये बताना है कि खास संक्रमण का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है शरीर में जीवित रोगजनक जीवों का अंतर्ग्रहण। ये जीव संख्या में बढ़ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऐसे भोजन का सेवन करना जिसमें भोजन में मौजूद रोगजनकों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ हों, जहां रोगजनक स्वयं बीमारी का कारण नहीं बनते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाना। और फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो खास संक्रमण का अर्थ होता है ना, उसमें शरीर में जीवित रोगजनक जीवाणु अंतर्ग्रहण जो जीव की संख्या में क्या करते हैं, जो जीव संख्या में बढ़ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। अगर हम शरीर में किसी जीवित मतलब क्या जीवित रोगजनक जीवों को अंतर्ग्रहण हम कर लेते हैं तो क्या होता है, ये संख्या में जीव बढ़ जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, बाद में हमारे लिए बीमारी का कारण बनते हैं। और यदि हम ऐसे भोजन का सेवन कर लें जिसमें भोजन में मौजूद रोगजनक द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ होते हैं जो भी बीमारी का कारण बनते हैं, या तो हम एक दिन पहले बना हुआ भोजन खा लें तो उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो जाते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी खास संक्रमण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कीटनाशक गैर अनुमत खाद रंग और मिलावट के उदाहरण क्या है। आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक जोखिम, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक जोखिम, थर्ड ऑप्शन है जैविक जोखिम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो कीटनाशक गैर अनुमत खाद रंग होंगे ना और मिलावट के उदाहरण, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक जोखिम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलाना, सेकंड ऑप्शन है मसालों में गंदगी धूल अन्य बीजों का मिलाना, थर्ड ऑप्शन है शहद में चीनी की चाशनी मिलाना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक। तो जो जानबूझ के मिलावट की जाती है ना, जैसे शुद्ध घी में वनस्पति घी को मिला दिया, ये भी जानबूझ के मिलाया जाता है। और मसालों में गंदगी मिला देते हैं, धूल अन्य बीजों को मिला देते हैं, और शहद में चीनी की चाशनी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, शहद में चीनी की चाशनी को मिला देते हैं। और ये भी किसकी जानबूझकर ही की गई मिलावट होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून बनाया। ठीक है, एक नया कानून यानी डैश बनाया, यहाँ पे डैश था। ठीक है, यहाँ पे आपका डैश था क्वेश्चन में। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, सेकंड ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है फल एवं सब्जी उत्पाद अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें की पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में छतरी के समान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। तो भारत
सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया था, तो नया कानून उन्होंने कौन सा बनाया था? नया कानून बनाया था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ठीक है, यानी कि FSSAI, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? एक छतरी के नीचे, यानी कि सारे जो नियम थे ना, अधिनियम थे, उन सबको FSSAI से लोगों ने जोड़ दिया था, ठीक है। तो इसे ही कह दिया था किसको? इसको अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसको? FSSAI को अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आया था 2006 को। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। यह पारित हुआ था 2006 को। कब हुआ था? 2006 को यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पोषण संबंधी कमियों की सुधार। सेकंड ऑप्शन है रोगियों की भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण। थर्ड ऑप्शन है रोग की स्थिति को सुधारने और इसे नियंत्रण में रखने के लिए मौजूदा आहार में संशोधित करना। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारे एक आहार चिकित्सक का उद्देश्य होता है कि वो पोषण संबंधी कमियों को सुधार करे और रोगियों के भोजन संबंधी आदत है ना, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करके आहार का निर्माण करे। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो जो आहार विशेषज्ञ होगा ना, वह उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉनवेज की सलाह कभी नहीं देगा, ठीक है। वो कोशिश करेगा कि जो वेजिटेरियन फूड होते हैं ना, उससे आहार संबंधी जरूरतें को पूरा किया जा सके। और आहार चिकित्सा में रोग की स्थिति को सुधारने हेतु इसे नियंत्रण रखने के लिए मौजूद आहार में संशोधन भी किया जाता है। और पहले हम क्या करेंगे? पहले जो आहार चिकित्सक होगा वो रोग की स्थिति को जानेगा, फिर उसमें क्या करेगा? फिर उसके अकॉर्डिंग आहार में संशोधन करेगा। अगर किसी का बीपी हाई होता है तो उसको लो सोडियम डाइट के लिए वो प्रेफर करेगा कि क्या पेशेंट को लो सोडियम डाइट दिया जाए। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको शुगर के लिए मना करेगा, यानी कि वर्जित कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है उषा 13 साल की है, ठीक है, और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 ग्राम पर डीएल है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए की कमी। फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन की कमी से होने वाले कुप्रभाव। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है उसका जो हीमोग्लोबिन है ना, 13 साल की, तो उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल है, तो यानी कि कम है। जितना हीमोग्लोबिन ब्लड में होना चाहिए उससे कम है। तो हमेशा थका हुआ और सुस्ती महसूस करती है, तो ये किसकी कमी से? ये एनीमिया की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो कि फाइनल आंसर की में दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आहार विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है पोषण, थर्ड ऑप्शन है नैदानिक पोषण, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट दिया है अन्य पदार्थों से शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान, यह कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है? पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS के लक्षित लाभार्थी कौन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है केवल गर्भवती माताएं। सेकंड ऑप्शन है 0 से यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माताएं। थर्ड ऑप्शन है जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, ठीक है। तो इसमें और फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा इसी पेपर के क्वेश्चन में ये पूछा था कि ICDS की स्थापना कब हुई, और अब क्या पूछ लिया? अब पूछ लिया इसके लक्षित लाभार्थी को, यानी कि ICDS वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आईसीडीएस की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी आईसीडीएस की स्थापना? 1975 में। और इसकी फुल फॉर्म होती है एकीकृत बाल विकास सेवा, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो इसमें सी राइट होना चाहिए कि केवल गर्भवती माताएं नहीं होती और जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माताएं हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दोनों आंसर को मिला होकर आंसर हमारा दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि आईसीडीएस जो लक्षित लाभार्थी होते हैं आईसीडीएस के, वे जन्म से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं भी होती हैं। पर आयोग ने इसका आंसर अपनी आंसर की में ऑप्शन डी माना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी किसके हिसाब से राइट आंसर है? आयोग के हिसाब से, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसमें आयोग के हिसाब से राइट आंसर है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वह किससे पीड़ित होता है? आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मायोपिया, सेकंड ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड ऑप्शन है प्रेस बायोपिया, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो अच्छे से देख लेता है पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो वह मायोपिया से पीड़ित होता है। इस रोग को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का अपोजिट क्या कहलाएगा? इसी का अपोजिट हमारा कहलाएगा हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? पास की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्या? पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। और जो प्रेस बायोपिया होता है ना, तो प्रेस बायोपिया होता है जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ना, व्यक्ति पास में रखी हुई चीज पर फोकस नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? पास पर रखी हुई चीज पर फोकस नहीं करता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ पाते, यानी कि वो छोटे शब्दों में मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? राइट आंसर होगा मायोपिया। सेकेंड ऑप्शन हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जो कि पास की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, दूर की वस्तु को इसमें देख सकते हैं। और प्रेस बायोपिया होता है एज बढ़ने के साथ साथ मोस्टली बुजुर्गों में देखा गया है ये पास की रखी हुई चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंत नली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। ठीक है, यानी कि जो भोजन हम करते हैं उसके पाचन के लिए, भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंत नली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध जो गति होती है ना, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउनियन, सेकेंड ऑप्शन है क्रमाकुंचन, थर्ड ऑप्शन है पार्श्व लचीलापन यानी कि लेटरल फ्लेक्सियन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो लयबद्ध गति होती है ना उसको क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। हमारी जो आंत होती है ना, छोटी आंत, तो हमारी आंत में ऐसे ऐसे करके होता है। कैसे? ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, तो इससे क्रमाकुंचन गति से होता हुआ हमारा भोजन निकलता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हमारी आंत ऐसे है और भोजन ऐसे एकदम फिसल गया, बल्कि हमारी छोटी आंत में इस तरह की संरचना होती है, तो भोजन क्रमाकुंचन गति से होता हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पाइसीकरण करने में क्या मदद करता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लार, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है पित्त लवण, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पित्त लवण। तो फैट को यानी कि वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पाइसीकरण करने के लिए पित्त लवण हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल सॉल्ट यानी कि पित्त लवण हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता है, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माहवारी, सेकेंड ऑप्शन है निषेचन, थर्ड ऑप्शन है पॉलीसिस्टिक, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि माहवारी। तो यदि अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे अगर निषेचित नहीं होते तो योनि के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते। इस प्रक्रिया को माहवारी के नाम से जाना जाता है। और जो पॉलीसिस्टिक दे रखी है ना, पॉलीसिस्टिक होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं बहुत लंबे समय तक होते हैं, ठीक है। तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल अधिक लंबे टाइम के लिए होते हैं, यह क्या कहलाता है, यह पॉलीसिस्टिक कहलाता है। और निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हार्मोन शरीर के में, क्या हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन, थर्ड ऑप्शन है एड्रेनाइलिन हार्मोन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास किस स्राव के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, सेकेंड ऑप्शन है महिलाओं में एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का जो विकास होता है ना, वो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कारण भी होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण भी होता है और वृद्धि हार्मोन के कारण भी होता है। तो तीनों के कारण होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है WHO, क्या पूछा है, WHO की अनुशंसा के अनुसार, किसकी, WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए। यानी कि पहले के बाद यहाँ पे डैश दिया होता है, ठीक है, पहले के बाद यहाँ पे डैश दिया होता है, मतलब पहले डैश तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 माह, सेकेंड ऑप्शन है 6 माह, थर्ड ऑप्शन है 8 माह, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 6 माह। तो WHO ने बताया है कि शिशु अवस्था में स्तनपान 6 माह यानी कि 6 मंथ तक कराया जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर TGT PGT एग्जाम में आया हुआ है, एक नहीं दो नहीं बल्कि मोस्टली TGT PGT एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, चाहे वो जिस भी स्टेट का ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है ICMR, क्या ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है BCG का, सेकेंड ऑप्शन है OPV का, थर्ड ऑप्शन है खसरे का टीका, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो बच्चे के जन्म के समय BCG का टीका भी दिया जाना चाहिए, OPV का भी दिया जाना चाहिए और खसरे का भी टीका लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो कि बिहार आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की में दी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रुबेला के टीके लगाए जाने चाहिए। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 6 सप्ताह, सेकेंड ऑप्शन है 10 सप्ताह, थर्ड ऑप्शन है 9 माह यानी कि 9 मंथ में, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि खसरा और रुबेला का टीका किस माह में लगाना चाहिए यानी कि MMR, क्या MMR का टीका 9 मंथ में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 मंथ में किसका MMR का टीका लगाया जाता है यानी कि मीजल्स मम्स रुबेला का टीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमोबाइल निकास गैस, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलियम रिफाइनरी, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑटोमोबाइल निकास गैस भी किसका वायु प्रदूषण का कारण होता है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है और पेट्रोलियम रिफाइनरी भी वायु प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की हुई थी, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1985 में, सेकंड ऑप्शन है 2016 में, थर्ड ऑप्शन है 2013 में, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई थी ना, वो ना तो 1985 में हुई थी, ना ही 2016 में हुई थी और ना ही 2013 में हुई थी। तो ये आंसर तो हमारा ऐसे ही नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई थी सन 2014 में। कब हुई थी? 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ई क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोगों को हैजा, मलेरिया आदि रोग से पीड़ित होना। सेकंड ऑप्शन है लोगों की उत्पादकता बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना पैदा होना। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आसपास हमारे गंदी जाम हुई नालियां होंगी और बदबूदार पानी होगा तो स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना तो पैदा होगी नहीं और ना ही लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी। क्या होगा? बल्कि लोगों को हैजा, मलेरिया और आदि गंभीर रोगों से व्यक्ति पीड़ित हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन आपका काफी बड़ा है तो पूरा विजिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको इसके 3 ऑप्शन दिखा दे रही हूँ। बाकी के फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है में इनमें से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ICMR, क्या पूछा है? ICMR की 5 आधारभूत भोजन समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक या कम संख्या में सर्विंग भोजन परोसना को समाहित करें। सेकेंड ऑप्शन है अनाज से कुल ऊर्जा का 40% भाग से ज्यादा आपूर्ति नहीं हो। थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा आहार में कच्चे सब्जियों एवं फलों का समावेश ना हो। ठीक है, ना हो दिया है इसमें। और इसमें फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूह है ना, उसके दिशा निर्देशों में ये बताया गया है कि हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक या कम संख्या में सर्विंग यानी कि भोजन परोसना को समाहित किया जाए। ठीक है, और आहार में कच्चे सब्जियों फलों का समावेश ना हो, यहाँ ना दिया है तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत होगा। और अनाज से कुल ऊर्जा का 40% भाग से ज्यादा आपूर्ति नहीं हो, ए भी गलत हो जाएगा। ए भी क्या है? ए भी हमारा नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आंसर लगाते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो हम नेगेटिव ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है, आपको ये बताना है। यानी कि अब इसमें क्या पूछा? अब इसमें हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन दी हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भोज्य पदार्थों का समावेश हो। सेकंड ऑप्शन है सही मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश हो। थर्ड ऑप्शन है हमारा यह आकर्षक एवं महंगी होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो जो संतुलित आहार होता है ना, संतुलित आहार है भोज्य पदार्थ सब, इसमें भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए और सही मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश भी होना चाहिए और यह आकर्षक होनी चाहिए एवं महंगी होनी चाहिए। आकर्षक तो होनी चाहिए पर ये महंगा वाला जो पॉइंट है नहीं, रॉन्ग दे रखा है। आकर्षक होनी चाहिए पर महंगी या सस्ती हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फोर्थ तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों पॉइंट में हमारे पॉजिटिव दिया है, बस महंगी ही क्या दी है? गलत दी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ड्राई क्लीनिंग कपड़ों की सफाई है के उपयोग के बिना। ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ आपके डैश लगा हुआ था क्या? ड्राई क्लीनिंग डैश कपड़ों की सफाई है
के उपयोग के बिना। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है जलीय घोल, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरोकार्बन विलायक, थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलियम विलायक, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो ड्राई क्लीनिंग होती है ना, तो ड्राई क्लीनिंग में हम जलीय घोल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ड्राई क्लीनिंग में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन विलायक का प्रयोग करते हैं और पेट्रोलियम विलायक का प्रयोग करते हैं, पर किसका प्रयोग नहीं करते हैं, हम जलीय घोल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जलीय घोल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इसको ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारे आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय। ठीक है, जो भी हमारे आसपास हम उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग करना, सेकंड ऑप्शन है संसाधनों को साझा करना, थर्ड ऑप्शन है उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संसाधनों को सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए और संसाधनों को साझा भी करना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों की हमें पहचान भी करनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है संक्रमण होने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परपोषी, सेकंड ऑप्शन है संक्रामक, थर्ड ऑप्शन है हमारा संक्रमण से संचरण का तरीका, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो संक्रमण होने के लिए मतलब एक दूसरे को परस्पर क्रिया करनी चाहिए, परपोषी भी आते हैं इसमें, इसमें संक्रामक भी आते हैं और संक्रमण के संचरण का तरीका भी आता है, तो तीनों ही आते हैं इसमें। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खुले में शौच को खत्म करना, सेकंड ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, थर्ड ऑप्शन है महामारी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन हमारा कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया कि दो स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, ये क्वेश्चन आपके अभी आया था पहले ही। ठीक है, अभी आपने किया है कुछ देर पहले कि स्वच्छ भारत अभियान कब आया। अगर किसी को एग्जाम टाइम में आंसर नहीं पता होता ना, तो आगे अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में देख के वो कर देता कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में की गई थी। ठीक है, और ये कैसा है, ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है। आपको ये बताना है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके जो उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य ये था कि खुले में शौच को खत्म किया जाए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार भी किया जाए और महामारी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है पॉलिएस्टर, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो स्टेपल रेशा पूछा हुआ है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि कपास। ठीक है, तो स्टेपल रेशा कौन सा होता है, स्टेपल रेशा कपास होता है। जितने भी स्टेपल फाइबर, जितने भी मतलब सेलुलोजिक फाइबर होते हैं ना, यानी कि नेचुरल फाइबर, जो भी हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं वो सारे स्टेपल फाइबर होते हैं, केवल रेशम को छोड़कर। ठीक है, नेचुरल फाइबर में केवल रेशम ही ऐसा आता है जो कि फिलामेंट फाइबर होता है। ठीक है, बाकी सारे कैसे होते हैं, बाकी सारे हमारे स्टेपल रेशे होते हैं और स्टेपल रेशे वो होते हैं जो कि छोटे रेशे होते हैं। ठीक है, स्टेपल रेशे होते हैं हमारे छोटे रेशे और फिलामेंट फाइबर होते हैं हमारे बड़े रेशे। कौन से रेशे होते हैं, फिलामेंट फाइबर होते हैं हमारे बड़े रेशे। बड़े रेशों में आ जाता है हमारा कपास आ जाता है, और जितने भी मैनमेड रेशे होते हैं ना, मैनमेड रेशे हमारे आते हैं फिलामेंट रेशे के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने आज ये 26 अगस्त 2023 का पूरा कंप्लीट पेपर कर दिया, कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका प्रीवियस क्लास में किया था,
जो कि इसका पार्ट 1 था, और पार्ट 2 हमने आज की इस क्लास में किया। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसने भी फर्स्ट वाली क्लासेस की नहीं देखी हो पेपर की, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जो दूसरा पेपर हुआ था, यानी कि सेकंड बिहार में दिसंबर वाला पेपर हुआ था ना, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।